नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज ओपनिंग स्टेटमेंट की जगह एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। एक आदमी के 4 बेटे थे। पिता ने चारों बेटों के बीच ताकत और संपत्ति का बंटवारा कर दिया। किसी के साथ अन्याय न हो इसलिए पिता ने बेटों के बीच कुछ नियम तय कर दिए। बड़ा भाई बोला कि मैं क्रांति करने वाला हूं, तुम सब मुझे अपने हिस्से की जमीन दे दो, बदले में मैं तुम्हें किराया तो देता ही रहूंगा। छोटे भाइयों ने बड़े भाई का विश्वास किया, आदर किया। सोचा बड़ा भाई है, पिता ने नियम तो तय किए ही हैं, बेईमानी थोड़ी करेगा। सो सब ने अपनी अपनी जमीन बड़े भाई को दे दी। हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त तो आता ही है। आपके भी आता है, मेरे भी आता है, यहां भी आया। बड़े भाई के भी बुरा वक्त आया और छोटे भाइयों के भी बुरा वक्त आया। यूं समझ लीजिए कि सभी भाइयों को कोरोना हो गया और उनके परिजनों को भी। अब इस कठिन काल में छोटे भाइयों ने बड़े भाई से पैसा मांगा कि भाई मुझे तो अपनी पत्नी का, बच्चों का इलाज करवाना है, पैसा दो। पैसा तुम्हारा उधार है। पर पैसा तो बड़े भाई के पास था भी नहीं। बड़ा भाई दे कहां से? बड़े भाई ने कहा कि एक काम करो, तुम कर्ज ले लो, इसका जो इंटरेस्ट है वो तो तुम भरते रहना, मूल मैं चुका दूंगा। धीरे धीरे करते करते तुम्हें पैसे देने ही है तो चुकता होता रहेगा। अब उनमें से एक भाई जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक था, उसने कहा कि ये तो गलत है, आप मेरे पैसों से, मेरा सबसे ज्यादा अधिकार है, आप सभी भाइयों का घर चला रहे हो पर मुझे ही कुछ नहीं दे रहे। अब बड़ा भाई कहता है कि तुमने तो पिताजी के नियम तोड़ दिए। बस इसी विवाद को समझिए। केंद्र और झारखंड सरकार के बीच जो जीएसटी का विवाद है, पिता के रोल में आप यहां पर भारतीय संविधान को रख सकते हैं और संघीय ढांचे के तहत केंद्र बड़े भाई के कैरेक्टर में रहता है, राज्य छोटे भाई के रोल में रहता है। और अब विवाद इसी बात पर है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जो कहा था वो संघीय ढांचे का अपमान है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। साधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जाता है, सिर्फ इसी राज्य से, जो ये अपने जेब में भरते हैं। और ये जिस तरीके से जो हमारा प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसको जो जिस तरीके से मार झेलना पड़ रहा है, मतलब हमारी स्थिति खुद खराब और यहाँ के संसाधनों पर उनका राज, ऐसा नहीं चलेगा। अभी हम लोग इस पर काफी गंभीरता से चीजों को ले रहे हैं। बस विवाद इसी बयान को लेकर है। इस बयान को बीजेपी ने संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विरुद्ध। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बयान देकर के भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया है। उन्होंने संघीय ढांचे के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। संविधान की शपथ लेकर के भारत की एकात्मता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और कुल मिलाकर के भारत की एकात्मता के कारण ही भारत की अपनी पहचान है। इसलिए इस प्रकार का बयान देकर के एक ओछी मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। अब जब आरोप लगा तो जवाब भी आया कि क्या अपना हक मांगना संविधान के खिलाफ है? संघीय ढांचे पर नहीं है। ये बातें जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है वो इस राज्य के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इस राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करने का जो जिम्मेवारी इस राज्य के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को दी है, उस जिम्मेवारी को वो कैसे निभाएंगे अगर केंद्र सरकार हमारा हक अधिकार नहीं देती है तो। आज जिस स्थिति में खड़ा है राज्य के, इस देश के संविधान में जो फेडरल सिस्टम है कि राज्य यदि कोई संकट में होगा तो केंद्र सरकार उसकी मदद करेगी। जो पिछड़े राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो आइलैंड वगैरह हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है,
राज्य सरकार उनको स्पेशल पैकेज देती है। हम स्पेशल पैकेज नहीं मांगते, हम केवल और केवल अपने हक का पैसा मांगते, और अपने हक का पैसा मांगना कोई गुनाह नहीं है। माल हमारा, खेल तुम्हारा, यह नहीं चलेगा। झारखंड सरकार का खजाना खाली है। सरकार इसे लेकर श्वेत पत्र भी जारी कर चुकी है। केंद्र पर बकाया जीएसटी 2500 करोड़ है, रॉयल्टी का बकाया अलग है। ये सब झारखंड का हक है, और इस हक की जगह केंद्र ने झारखंड समेत अन्य राज्यों को कर्ज का सजेशन दे दिया। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संघीय ढांचे के मायने समझाते हैं। जो फेडरल, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इस देश में, संघीय व्यवस्था है, तो उसमें राज्यों को अपने जिम्मेदारी से विमुख न होते हुए उन चुनौतियों को समझने की और उसका समाधान ढूंढने के लिए स्वयं से भी प्रयत्न अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्यों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये ठीक है कि इस समय कोरोना वायरस के वजह से पूरा देश में और दुनिया में ही परिस्थिति बदली है। ये परिस्थिति भी आने वाले दिनों में और बदल जाएगी और सामान्य हो जाएगा, पर इस समय राजनीतिक दृष्टि से विषयों को न देखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने अंदर की कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ इस सिचुएशन को कैसे फेस करें। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल तो पूछती है, साथ ही साथ झारखंड की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व सरकार पर निशाना साधती है। वर्षों में रघुवर राज ने केवल शराब को सेंट्रलाइज कर 1000 करोड़ से भी ऊपर का राजस्व का घाटा किया और लगभग 50,000 करोड़ रुपए अवैध शराब से कमाई। ये तथ्य है। इस प्रकार इस राज्य को लूट कर गया। फेडरल सिस्टम ये कहता है कि यहाँ कॉपरेशन हो, इसी कारण इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। पर फिलहाल झारखंड को पैसों की जरूरत है और ये पैसा तो हमारा हक है, फिर इसमें संविधान का उल्लंघन कैसे, बाबा साहब का अपमान कैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सवाल उठता है कि क्या अपना हक मांगना संविधान का अपमान हो जाता है? इसे समझने के लिए इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। सवाल है कि क्या हमारा जो खनिज है, हमारा जो अधिकार है, उस पैसों से पूरे देश को रोशन करने की तैयारी है। आप करें, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारा जो हक है उस हक को तो हमें देने की चेष्टा करें, कोशिश करें। सवाल यही है कि क्या हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा या हमारे हक से हमें वंचित किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर एम तौसीफ हैं, हमारे साथ बीजेपी से सरोज जी हैं और हमारे साथ संविधान के जानकार डॉक्टर रश्मि कात्यायन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले रश्मि कात्यायन साहब का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो संघीय ढांचा है सर, जिसकी बात की जा रही है, सबसे बड़ी बात है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले कोऑपरेटिव आता है। कोऑपरेटिव यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात आती है, लेकिन एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो सिर्फ वहीं पर होता है जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों में एक ही पार्टी विराजमान रहे। ऐसी जगहों पर जहां पर की ऑपोजिट विपक्षी पार्टियां रहें, वहां पर क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नजर आता है? और क्या अपना अधिकार मांगना संघीय ढांचे की अवहेलना है? कात्यायन साहब, कोऑपरेटिव शब्द को ही पहले समझना चाहिए ना। कोऑपरेटिव माने को मतलब साथ साथ, ऑपरेटिव अभी जो जिस तरह से परिस्थिति है उसमें तो ऑपरेटिव लगता है कि ऊपर से हुक्म आया और उसको ऑपरेशन में लगा देना है। तो कोऑपरेटिव शब्द ही तो कहता है कि ताली दो हाथों से बजती है, इसी का कोऑपरेटिव का मतलब ही है। लोगों को पता होगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फाइनेंस सोसाइटी, कोऑपरेटिव म्यूचुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब कुछ लोगों को पता है। तो कोऑपरेटिव, अब फेडरलिज्म की बात है तो फेडरलिज्म की बात वो हमारे संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर तो थे ही देने वाले,
और उनके साथ और बहुत लोग थे, लेकिन उन्हीं का नाम से अभी हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संविधान को खड़ा किया वो आसान काम नहीं था उस समय 1948, 49, 50 में। और उसमें हमारे झारखंड के जयपाल सिंह मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का भी हाथ है उस कोऑपरेटिव में, क्योंकि ये जो कोऑपरेशन और फेडरलिज्म की बात है वो हमारे संविधान के आर्टिकल सब में नहीं लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है हमारे संविधान के अनुसूचियों में, शेड्यूल कहते हैं जी। तो शेड्यूल भी लोग आजकल सुने हुए हैं, 5th शेड्यूल की बात तो सुने ही हुए हैं, लेकिन 5th शेड्यूल के अलावा झारखंड में 5वीं अनुसूची के अलावा एक 7वीं अनुसूची भी पूरे देश के लिए है। 5वीं अनुसूची तो पूरे देश के लिए नहीं है, लेकिन 7वीं अनुसूची पूरे देश के लिए। और 7वीं अनुसूची में क्या है, वही है फेडरलिज्म की बात, कि हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट को और हमारे राज्यों को, हमारे संसद को और राज्यों को किस किस अधिकार, कौन कौन अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो ये 7वीं अनुसूची में हमारा दिया हुआ है, एक तो है सेंट्रल लिस्ट अधिकारों का, अधिकार नहीं बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ है संविधान में, माने आपका कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका एक तो सेंट्रल लिस्ट हो गई, वो सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, एक स्टेट लिस्ट बोलते हैं उसको, राज्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है आपका कंकरेंट लिस्ट, स्टेट का भी और सेंट्रल का दोनों को मिला के लिस्ट है। ये तो हो गई 7th शेड्यूल की बात। और एक और शेड्यूल है झारखंड के हिसाब से, क्योंकि 5वीं अनुसूची में पेशा कानून के आधार पर एक 11वीं अनुसूची भी है जिसमें पंचायतों को अधिकार देने की बात है। तो आप यदि कोऑपरेशन और फेडरलिज्म की बात करते हैं तो वहां तक चली जाती है बात कि पंचायत तक हमको कैसे कोऑपरेशन करना है, राज्यों को भी। ये हो गई एक बात। दूसरा बात देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की हमारी रूलिंग है 2013 की, ये केरला की केस थी 1995 से लड़ते लड़ते, एक थेरेसा अम्मा करके महिला थी और लोग थे उसके साथ, वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई 2013 को निर्णय मिला जिसमें 3 जज थे, हमारे लोधा साहब थे, हमारे चलमेश्वर साहब थे और हमारे मदन लोकुर साहब थे। 3 जज का बेंच ने यह निर्णय दिया कि कोयला छोड़कर बाकी सब चीज में जमीन के नीचे का मिनरल का अधिकार जो रैयत है उसी का है। ये 2013 का रूलिंग है, उसके बारे तो कोई बात नहीं करते, सिर्फ कोयला छोड़कर, क्योंकि कोयला वाला जो कानून है उसमें दिया हुआ है कि कोयला देश की भलाई के लिए वो कोयला नीचे चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, उसको कोल बेरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बोलते हैं। बाकी में आपको विश्वास नहीं होगा, जो आप किसी रैयत के जमीन के नीचे यदि तेल भी मिल जाए, जैसे आसाम में है, राजस्थान में है, तो तेल भी यदि मिल जाए तो तेल का अधिकार इस रूलिंग के आधार पर उसका है, क्योंकि तेल का जो कानून, जैसे कोयला का कानून है, तेल का कानून में कहीं दिया ही नहीं हुआ है कि वो जमीन के नीचे का तेल भी है। हाँ, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से उसको आप एक्वायर कर सकते हैं, उसमें लाइसेंस लेके कर सकते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ कोयला, इनफैक्ट आपको हमारे जमशेदपुर में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसके अंदर भी उसका भी अधिकार रैयत का नीचे में है, लेकिन वो सबका तो क्रियान्वयन होता नहीं है। क्या वो कोऑपरेशन की बात नहीं है? कानून में जब नहीं दिया हो तो क्यों नहीं कोऑपरेट करते? और कोयला जब आप ले ही लिए हैं हमारे से, कोल नेशनलाइजेशन 1972 से करके, तो उसके हिसाब से बिहार भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जो आप एक्वायर्ड कर लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनका ये काम था, कर्तव्य था, जिस तरह से 7वीं अनुसूची में कर्तव्यों का पूरा लिस्ट है, उसी तरह का कर्तव्य था उनका कि वो उसका दाखिल खारिज करवाते, उसमें रेंट देते हमको। तो रेंट भी नहीं दिए हैं आज तक, उसका भी तो 60-70 हजार करोड़ रुपया बाकी हुआ है। और रेंट के अलावा रॉयल्टी की क्या कहानी है, वो तो अलग कहानी है। तो ताली 2 हाथ से बजती है, कोऑपरेशन 2 हाथ से होती है। और फेडरलिज्म यदि करना है तो आपको तो भाई वहां तो 7वीं अनुसूची में किस तरह से फेडरलिज्म करना है लिखा ही हुआ है। अब फेडरलिज्म के लिए हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं एक ही बात करते हैं, उनको एक ही चीज याद रहता है, वो क्या, वो 10वीं अनुसूची। हमारे झारखंड विधानसभा के स्पीकर साहब 10वीं अनुसूची में सर, ये जो सर अभी जिस तरीके से हम
अभी जिस तरीके से हम सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हमारा कोयला, हमारा खनिज, इससे हमारा पैसा, तो हमारे पैसे से आप पूरे देश को चलाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें ही पैसा नहीं दे रहे, तो क्या इस बयान में कहीं भी संघीय ढांचे को अपमानित किए जाने की या संघीय ढांचे पर सवाल खड़ा करने की कोशिश देखी जा सकती है? एकदम नहीं, सरासर गलत। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही बात कहा है। आप हमसे 1972-73 क्यों 1956 से हम कह सकते हैं, जब से ये कोल बेरिंग एरियाज एक्ट लागू हुआ है, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना हुआ था, ये कोल इंडिया लिमिटेड के पहले, उसकी दरभंगा हाउस में जहां CCL है वहीं पे उनकी ऑफिस थी। उस समय से इन्होंने हमारी जमीनों में कोयला निकाला है, लेकिन आज तक हमको CO साहब के ऑफिस में कोई इज्जत करने नहीं गया है। वहां से जाकर कम से कम हमारा तो दाखिल खारिज करवा के रसीद तो कटवाता, उसी से तो हमको कितना पैसा मिलता। चलिए, इतना सारा जमीन लेकर यही सवाल तोड़ के गड्ढे बनाकर बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर अभी हमारे साथ सरोज जी मौजूद हैं। सरोज जी से ही पूछते हैं कि भाई यहाँ पर संघीय ढांचे का अपमान, अपना अधिकार मांगना कैसे हो जाता है? सरोज जी देखिए, एक बात बता दें कि ये जो भाषा है, जो संघीय ढांचा क्या है, संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, संघीय ढांचा यही है कि ये जो पूरा देश है, इसमें अधिकारों का, उन्होंने जिक्र किया, अधिकारों का जो है बंटवारा, अधिकारों और जिम्मेदारियों का बंटवारा जो है वो किया गया है। राज्य स्तर, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे या नीचे के भी स्तर पे, उससे भी नीचे स्तर पे, ठीक है, नीचे के स्तर पे भी जिम्मेवारियों का बंटवारा जो किया गया, वही संघीय ढांचा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं किसी की जिम्मेवारी मिल गई है तो वहां के आप मालिक हो गए हैं। ये भाषा पूरा देश जो है, जो संघीय ढांचा में ये बता रहा है कि आपको अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। ठीक है, जिम्मेवारियां आपका है तो उसके तहत आप जो ये भाषा है कि हमारा माल महाराजा का मिर्जा खेले होली, जैसे अभी उन्होंने कहा सुप्रिया भट्टाचार्य जी ने कि माल महाराजा का मिर्जा खेले होली, यही संघीय ढांचा जो है, यही संघीय ढांचा का अपमान है। आप एक चीज बताइए ना, कल को महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, संघीय ढांचा में यह भी व्यवस्था है कि क्षेत्रीय अधिकारों को, क्षेत्रीय जो है भावनाओं को सम्मान किया जाएगा, ये भी उस कानून में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर व्यवस्था कहीं के लिए दिया गया है तो आप कहें कि हमारा कोयला से देश, ठीक है, आप रॉयल्टी मांग सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। कल को महाराष्ट्र कहे कि आप यहाँ से भागिए, बिहार के लोग, ये हमारा है, कहीं बोले कि हम तो यहाँ, हमारे यहाँ ये उत्पादन होता है, मतलब पूरा देश को जोड़ कैसे रहे, मैं यही समझ नहीं पा रहा। कोई कहे कि ये तो हम शान से कहेंगे कि हमारे कोयले से देश रोशन होता है। नहीं, इसमें आपको कोयले से देश नहीं, हमारे कोयले से नहीं, यही तो किसका कोयला? यही तो संघीय ढांचा का अपमान है। हमारा नहीं, सुनिए, आप जिनका अगर रॉयल्टी है आपका, जिनका जो भी संविधान में कानून है कि जिनका जमीन के अंदर अधिकार होगा, या जो वो अधिकार का आप बात करें, उसका आप हक लें। लेकिन ये देखिए, ये कि मेरे से पूरा देश चल रहा है, मेरा पैसा, मेरा पैसे से पूरा देश, हमारा पैसे से पूरा देश चल रहा है, यही तो संघीय ढांचा का अपमान है। यही तो हुजूर, मैं अच्छा, अपना देश, अब जी बोले सर। अभिषेक जी, अडानी जी मेरा कोयला गोड्डा से निकाल रहे हैं, मेरे गंगा नदी से पानी निकाल रहे हैं और 1600 मेगावाट बिजली भेज दे रहे हैं बांग्लादेश। अब इसका बताइए, ये क्या संघीय ढांचा के अंदर है क्या? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल एकदम वाजिब सवाल है, एकदम वाजिब सवाल है। तौसीफ भाई, देखिए, सबसे पहले तो संघीय ढांचा को समझना होगा। जिन लोगों का स्टेटमेंट आया है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सबसे पहले उनको समझना चाहिए। कल्याण जी ने जो अभी बताया, ये विशेषज्ञ हैं, भाई साहब जो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दी गई है, किसको जिम्मेदारी आपने दिया है? आपने जिम्मेदारी दिया है क्या? हेमंत सोरेन को इन्होंने बनाया है क्या मुख्यमंत्री? यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, तब वो जाकर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो उनको फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको संघीय ढांचा कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में जो उन्हें अधिकार मिला है, उस अधिकार के तय, उस अधिकार के हिसाब से उन्होंने बात किया है, या जो भी लोगों ने बात किया है। आप बताएं कि पिछले कई महीने से इस पे चर्चा हो रही है और वो जीएसटी का जो बकाया है वो मांग रहे हैं। जिस तरह से कोविड-19 से लोग त्रस्त हैं, संक्रमण फैल रहा है,
नए नए हॉस्पिटल बनाना है या हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाना है। इससे पहले कि मैं जरा से इसमें ऐड कर दूं कि रघुवर दास की जो सरकार जिस तरह से यहाँ पे खजाने को खत्म कर किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मालूम था कि आने वाली सरकार मेरी नहीं है, बनने वाली है। इससे पहले कि मुझे ये इन सब सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। खजाना को जितना लूटना है लूट लेना चाहिए, बंदरबाट कर लेना चाहिए। उन्होंने ये सब सारी चीजों को कर दिया। आने वाली सरकार को ये चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब चुनौती, तो वो जो अधिकार जो फेडरल स्ट्रक्चर ने दे रखा है, अधिकार जो स्टेट जो इन्होंने 3 लिस्ट बताया, ये सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट इन्होंने बताया। तो स्टेट लिस्ट की जो जिम्मेदारी जो दी गई है वो तो हक है ना, मांगने का हक है। जीएसटी आपने लागू कर दिया। सबसे पहले जीएसटी से जिस तरह से इस देश का, देखिए भाई साहब, बहुत ही मतलब इस पे जब बात आप करेंगे तो बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा। उससे पहले जाना पड़ेगा किस तरह से जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है इस देश की। ये दूरदर्शी जो प्रधानमंत्री अपने आप को कह करके आए थे कि मैं दूरदर्शिता मेरे अंदर है और मैं देश को आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे मजबूत कर दूंगा, इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। इस चीज को माने या ना माने, देखिए देर होगा मानने के लिए, अंधेर नहीं होगा। अब देश की जनता, राज्य की जनता इस चीज को मान रही है। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं, आप राष्ट्रीय लेवल पे आप बात करें तो उसका अलग डिबेट होगा, लेकिन अभी मैं स्टेट पे आ रहा हूं। आप जिस तरह से जो सरकार मांग रही है कि भाई जो मेरे बकाया पैसे हैं वो मुझे दे दो, मेरे पास खजाने में बिल्कुल पैसे नहीं है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान कहां, संघीय ढांचा का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नंबर टू, ये बिल्कुल आप कई आर्टिकल्स पढ़िए ना, आप अच्छे लेखकों के आर्टिकल्स पढ़िए, उसमें बिल्कुल ये साफ लिखा हुआ है कि जिस भी स्टेट में, जैसे आप आज ही मैं सुबह में पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था और भाई साहब के ही पार्टी के एक आदमी ने लिखा था, उसका नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, उन्होंने लिखा था, झारखंड के ऊपर लिखा हुआ था कि झारखंड में 24%, ये 34-35%, जिस तरह से ये सब कोई जानता है कि यहाँ पे मिनरल्स, जो भारतवर्ष का जो मिनरल्स है वो झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड की वो बड़ाई कर रहे थे, झारखंड की जमीन की बड़ाई कर रहे थे, यहाँ के खनिज की बड़ाई कर रहे थे, हर चीज का उन्होंने जिक्र किया है। तो भाई ये बड़ाई वो कर रहे थे इस वजह से कि वो यहाँ पे है ये सारी चीजें। तो ये अगर कोई कह रहा है कि ये मेरा स्टेट है और मेरे स्टेट में ये सारी चीजें हैं और इस स्टेट की चीजों को लेकर के दूसरी जगह पे आप चाहेंगे काम करें, तो पहले फर्ज ये बनता है आपका कि जिस स्टेट से आप ले जा रहे हैं उसकी स्थिति को तो देखिए, जाहिर सी बात, वो किस स्थिति से जूझ रहा है उसको आप देखेंगे नहीं, और बात करेंगे लंबी। कात्यायन साहब ने बताया कि भाई अडानी गंगा का पानी ले रहे हैं, गोड्डा से बिजली पैदा कर रहे हैं गोड्डा में, अच्छी बात है, पैदा कीजिए, उद्योग आ रहा है, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सवाल है कि हमारे झारखंड को इसका रिटर्न क्या मिल रहा है। हम तो कहेंगे कि हमारा पानी है, अगर वो झारखंड से जा रहा है, झारखंड के गर्भ से अगर कोयला निकल रहा है तो हम कैसे नहीं कहेंगे कि हमारा कोयला है। सरोज भाई कमाल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जरा सुन लिए इनका भी और सब लोग नहीं, तो जरा मेरा भी सुन लीजिएगा। अभिषेक जी, हाँ सर बोले। अभिषेक, हाँ बोले, इसमें एक और बात है कि ये जो बोल रहे हैं कि वहां बिजली पैदा करेंगे तो वहां इंडस्ट्री भी लगेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद लोग भूल जा रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार ने जाने के इलेक्शन के ठीक कुछ दिन पहले उस पूरे क्षेत्र को, अडानी वाले क्षेत्र को SEZ बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो तो सोचिए कि देश के बाहर का जोन हो गया। अब वहां तो हमारे कोई फायदे की चीज ही नहीं है, हम तो वहां घुस भी नहीं सकते, बिना कस्टम्स डिपार्टमेंट या पासपोर्ट लिए बिना तुम घुस भी नहीं सकते वहां पे, बताइए। दूसरी तरह से, जिस तरह से मसांजोर में हमारा डैम बना हुआ है और उसका मालिक बंगाल बैठ के बना हुआ है, तो क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल। सरोज जी से जवाब ले लेते हैं। सरोज जी आपको पूरा वक्त दिया, बोले। देखिए, दिक्कत जहां हो जा रही है ना, दिक्कत हो जा रही है कि आप अपने आप को राज्य का मालिक समझने लग रहे हैं, दिक्कत वहां हो रही है ना। तो राज्य का मालिक कौन है फिर? जरा समझ लीजिए ना, पहले आप प्रति प्रश्न मत करिए, आप जितना प्रश्न करिएगा इसमें समझने की क्या बात है, राज्य का मालिक तो हम है। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप राज्य का मालिक समझ ले रहे हैं, तो राज्य का मालिक अगर यहाँ के निवासी यहाँ का मालिक नहीं है तो कौन होगा फिर? आप निवासी को बोलेंगे यहाँ का मालिक है? आप संघीय ढांचा पे बात कर रहे हैं ना, तो संघीय ढांचा को जरा समझिए ना। हाँ चलिए, संघीय ढांचा को जरा समझिए, समझाइए, आप समझाइए। आप जिम्मेवारी है आपकी,
आपकी जिम्मेवारी है, पूरा देश एक है और पूरे देश में व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई हैं। ठीक है। जिम्मेवारियां का मतलब कि आप वो अलग देश नहीं हो गए, बात को समझिए। कल रेल मंत्रालय है तो रेल मंत्रालय कहे कि हमारा रेल है तो हम अलग कर लेंगे, हमारे रेल से ये हो रहा है, हम ये नहीं करेंगे, हमारा रेल ये नहीं करे। ठीक है, उनके कुछ अधिकार हैं, वो अलग नहीं है। संघीय ढांचा का पहला जो बिंदु है यही है कि जिम्मेवारियां बांटी गई है और जिम्मेवारियों का जो है ना, जिम्मेवारियों का जो है जिसको बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है कि केंद्र के अधिकार होंगे, राज्य के अधिकार होंगे, पंचायतों के अधिकार होंगे। अब कल को कोई पंचायत जो बोले कि मेरे यहाँ कोयला निकल गया और हेमंत सोरेन जी जो है मालिक बने हुए हैं कोयला का, हमारे यहाँ से हमारे पंचायत से निकल रहा है कोयला और इसके मालिक राज्य सरकार है, तो यही है संघीय ढांचा पे हमला। और आप अभी जो कात्यायन साहब बोल रहे हैं कि जो अभी जो 3 जजों के बेंच ने जो फैसले सुनाए हैं, माननीय जजों ने, कि जो जिनका जमीन होगा उन्हीं का वो अधिकार होगा मिनरल, तो आप तो राज्य के भी नहीं है तो उस अधिकार उसका हो गया, तो वो तो कल को कहे कि मेरा अधिकार है तो राज्य के भी नहीं है। ये भाषा कि माल महाराजा का मिर्जा खेले होली, जो आपके सुप्रिया जी कह रहे हैं कि हमारा पैसा और ये ठीक है, और उसके लिए संघीय ढांचा में फाइनेंस कमीशन भी है। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत बैठे हुए 5 साल के लिए राष्ट्रपति महोदय जो करते हैं, तो वो भी जो है उसमें भी जो है फाइनेंस कमीशन में भी सबके वित्तीय अधिकार और सब कुछ सारे कुछ उसमें दिए हुए हैं। कहने का मतलब कि हम बहुत विषय लंबा हो सकता है कि यहाँ का अगर अडानी का यहाँ से कोयला जा रहा है बाहर, अगर अडानी का, तो देश में गुजरात से भी कुछ बाहर जा रहा होगा, महाराष्ट्र से भी कुछ बाहर जा रहा होगा निर्यात के लिए। सुनिए, मैं इंटरप्ट सुन लीजिए, बात को सुनिए ना, निर्यात के लिए बाहर जा रहा है, आप बोले कि गुजरात का ये और बाहर जा रहा, तो बाहर जा रहा है तो रेवेन्यू भी तो आ रहा है ना। हो सकता है आपको ये सवाल बुरा लगेगा, यहाँ के लोगों को, सरोज भाई, हो सकता है आपको ये सवाल बुरा लगेगा, बताइए ना। आप यहाँ का कोयला हमारा, इस पर आपको एतराज है, लेकिन आप अडानी का कोयला बोल रहे हैं। नहीं, अडानी का कोयला हमने नहीं कहा ना, हमने कहा अभी तो कहा आपने कि अडानी का कोयला जा रहा है। नहीं, आपने कहा कि बिजली बाहर जा रहा है, वो हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि बिजली बांग्लादेश को जाएगा, तो बांग्लादेश को जाएगा तो देश को पैसा भी तो आएगा। हाँ, ठीक है, यही तो मेरा सवाल है, यही तो सवाल है कि झारखंड से कोयला जा रहा है। ठीक है, झारखंड से कोयला, जैसा कि 50,000 एकड़ आपके कहने का बात सही है कि आप रॉयल्टी पे बात हो सकती है, आपके जो ये आप जो उसमें आपके अधिकार हैं, जो आपका हक बनता है, रॉयल्टी के मामले हो चाहे और बातें हो, चाहे वित्तीय जो आपके पास जो है उसको आप मांग सकते हैं, आपका अधिकार है, उसमें कहीं तो मत नहीं है। लेकिन ये भाषा ये आप अलग राज्य को देश से अलग मत करिए, यही है संघीय ढांचा ना, वही तो भाषा राज्य को अगर देश से, इसका मतलब क्या होता है? राज्य को अगर देश, रेल मंत्रालय है, कोई देश का मंत्रालय है, तो देश के अंदर ही उनको जिम्मेदारी दिया गया है, अलग न कि वो अलग देश हो गए। बात है तो हम साफ बोलते हैं कि भाई हमारा कोयला हम नहीं जाने देंगे, इसी के लिए 370 खत्म किया गया, यही तो संघीय ढांचा, यही तो हुआ ना। आप ये जो भाषा है, आप विषय पर जाइए, ठीक है, आपके जो अधिकार है उसमें तो दिया हुआ है कि क्षेत्रीय भावनाओं को, क्षेत्रीय, उसमें वो तो सारे कुछ उसमें है कि उसका भी सम्मान करना है, उसमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन उसमें बात हो जाए ना, वो करिए, उसमें कहाँ दिक्कत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल है कि आप ये भाषा क्या दिक्कत है, बात करते रहे, आपत्ति है, लेकिन जो भाषा क्या, हम लोग 20 साल तक बात करते रहे, पर अलग बहस हो सकता है। ये कांग्रेस के मित्र बैठे हुए तब से लंबा भाषण दे रहे हैं, देश को चौपट कर दिए ये, और हम सिखा रहे हैं, तो इनको इनका बातें छोड़ दीजिए। ये लोग क्या क्या किए हैं इनका गिनाने लगेंगे, अब समय भी नहीं है। 5 ट्रिलियन आपने बना दिया। नहीं, पहले से तो बहुत बढ़िया हो गया है, ठीक है कि पुराना बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोरोना काल में ये हालत है। चलिए यही बता दीजिए क्या बढ़िया हो गया है, क्या नहीं बढ़िया हो गया, ये क्या किए हैं, ये बता देना, ये क्या किए हैं। पहले से बहुत बढ़िया है, क्या किया। अब ये ठीक है कि अभी कोरोना काल में, अभी आपसे पूछूंगा मैं, आपने क्या किया, मैं उनसे क्यों पूछूंगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको भगा दिया जनता ने। आपने क्या किया, आपसे पूछूंगा ना मैं, आप सरकार में, मैं बोल रहा हूँ नहीं बढ़ा है, नहीं मैं बोल रहा हूँ। चलिए भाई साहब, इसी बात को आगे जारी रखेंगे, तौसीफ भाई वापस आएंगे, इसी बात को हम जारी भी रखेंगे, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संघीय ढांचे को लेकर के हमारी बातचीत चल रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज इसी को लेकर के अपना बयान दिया। राहत इंदौरी के एक शेर जो है उस शेर को याद करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हम आपको सुनाने वाले हैं। उस शेर को आप याद करेंगे तो आपको यही ध्यान आएगा। राहत इंदौरी ने कहा था कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं रहेंगे। और कुछ ऐसी ही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संघीय ढांचे का अपमान कहां से हो गया, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भाई हमें अपना अधिकार दे दीजिए, हम तो बस इतनी सी बात करें। एक बार सुन लीजिए हेमंत सोरेन जी को, उसके बाद फिर हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। सुनिए। विपक्षों की आवाज और सुर कैसी होनी चाहिए, वो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को तो पहले उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं या व्यवस्था चलाने की जो तरीके हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो समन्वय हैं, वो सरकार ही स्थापित है। और जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है वो, और जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो, ये दोनों को ही कदम ताल होना पड़ता है, तभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। उनको ये भी बताना चाहिए कि जो स्थिति है देश में अर्थव्यवस्था की, ये कब तक नहीं मानेंगे। जब तक सत्ता में है तभी तक ना, उसके बाद आज लोग अब इतने इस भौतिकवादी युग में जो सूचना तंत्र इतनी बड़े पैमाने में फैली है, लोगों को दिग्भ्रमित करना मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ेगा। सर विपक्ष तो सुना आपने। अब हम सीधा सरोज जी के पास ही चलते हैं। सरोज जी, आपने मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सुनी। इसी संघीय ढांचे पर उन्होंने कहा कि देखिए राज्य की जिम्मेदारी तय है, केंद्र की जिम्मेदारी तय है, खेल इन्हीं जिम्मेदारियों का है। सवाल यही है कि जिम्मेदारी शायद या तो समझने में कोई चूक हो रही है, या तो हम जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप जिम्मेदारी, यहां हम का मतलब राज्य है और आपका मतलब केंद्र है, आप इसे समझिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। अभी अर्जुन मुंडा जी को भी हम सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री, वो भी बता रहे थे कि देखिए ये सबसे बड़ा शब्द है इसमें कोऑपरेटिव। फेडरलिज्म छोड़िए, लेकिन कोऑपरेटिव यानी आप केंद्र को भी राज्य को कोऑपरेट करना पड़ेगा, राज्य को भी केंद्र को कोऑपरेट करना पड़ेगा। कहां कमी आ रही है? देखिए, आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, उसमें कहीं हम उसमें प्रश्न ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सारी चीजों पे बातें हो सकती है, उन सारे चीजों पर मैं उन सारे चीजों पर नहीं कह सकता क्या अधिकार है, क्या रॉयल्टी मिलना चाहिए, कहाँ कमी रहा, कहीं बेसी रहा, उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, उन सब बातों पे चर्चा नहीं है। चर्चा है संघीय ढांचे पे, बहस हुआ है इस पे कि संघीय ढांचे पे हमला है, ये उनके भाषा। अब एक आप ऐसे समझिए छोटे से चीजों को, अब आप कह रहे हैं हम तो जीते हुए हैं, ये इन्होंने कहा कि हम जीते हुए हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। जिला परिषद जीता हुआ है कि नहीं? हाँ जीता है, जीता है। जरा सुन लीजिए ना, जरा सुनिए, सुनने का आदत डालिए ना, सुने। नहीं बहुत देर से आप बोले, आप चैनल में इनका देख लीजिए, जितना देर आप बोले उसका आधा भी नहीं बोले। वक्त है, सुन लीजिए, हम बात करेंगे। अब जिला परिषद धनबाद मान लीजिए, वो कहेगा कि हम तो, हमारा सारा कोयला तो हमारे जिला परिषद के अंदर निकलता है, हम तो पूरे झारखंड को, हमारा पलामू भी मेरे से चल रहा है, हम नहीं देंगे, हमारा अधिकार होना चाहिए, तो मेरा है, ये तो हमको सब धनबाद मेरे चलते सारा कुछ चल रहा है। तो अब वो देश तो छोड़ दीजिए, वो राज्य को भी चुनौती देगा कि पलामू और गढ़वा और फलना में तो वहां कोयला नहीं होता है, तो सब मेरे यहाँ है। तो क्या यही संघीय ढांचा पे हमला है? यही संघीय, आप व्यवस्था के तहत आपको व्यवस्था, आपके अधिकार और आपको ये दिया गया, ये भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया। यही संघीय ढांचा पे हमला नहीं, यही संघीय ढांचा पे हमला है। आप रॉयल्टी ले सकते हैं, आप रॉयल्टी ले सकते हैं, संविधान में जो आपको अधिकार है कि भाई ये मिलेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। शेड्यूल 7 में जो अभी बात कर रहे थे विशेषज्ञ जी, शेड्यूल 7 को पढ़िए, उसको समझिए। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश की बात कही है शेड्यूल 7 में, ये बात सही है। स्टेट का जो जिम्मेदारी है और स्टेट जिस मरहले से, जिस पोजीशन से गुजर रहा है, वो तो तीखी प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा। ये आप कैसे रोक सकते हैं इस चीज को? एक तरफ आप जीएसटी लागू करके, और इसके जो हक थे, न केवल झारखंड के, पूरे देश के स्टेट के जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसको संघीय ढांचा कहते, उसको आपने
आपने खत्म कर दिया जीएसटी। जीएसटी से लोगों को लाभ होता था ना। आज अब इनको समझाइए जीएसटी से संघीय ढांचा खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे लोगों को क्यों बहस में बैठाए हुए हैं? सुनिए, आप पढ़िए इसको पहले। क्या बहस में बैठाए हुए हैं? बहस का स्तर आप समझिए। बास्तौर को जीएसटी लागू करके आपने सब अपने कब्जे में कर लिया है साहब, और जीएसटी के पैसे को जब मांगा जा रहा है तो आप कहते हैं संघीय ढांचे पे खतरा है। गजब बात करते हैं। बताइए इनको जीएसटी पे लागू करके हम अपने कब्जे में कर लिए। आप जीएसटी का पैसा मांगेंगे तो आप संघीय ढांचा बोलिएगा, संघीय ढांचा पे खतरा है ये बोलिएगा। आप इधर उधर की बात घुमाइएगा। आप जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समझ से भी परे है, क्या बोल रहे हैं समझ बना करके आप बैठे हुए हैं ना, जिस तरह से एक बात सिटी इन्होंने बनाया और 2 करोड़ हर साल जो रोजगार इन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे लाखों लाख करोड़ के घोटाला करने वाले बात मत करिए। छोड़िए ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरोज भाई, तौसीफ भाई एक मिनट सड़क पे निकाल दिया। देखिए जीएसटी और जीएसटी का पैसा, एक मिनट, जीएसटी का पैसा अगर राज्य सरकार मांग रही है तो इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वही बात मैं कह रहा हूं। बात कह रहा है कि मेरे स्टेट से कोयला जा रहा है, मेरे स्टेट से 35% यहाँ से मिनरल जाता है, तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? एक तो इन्होंने पहले ही खजाना को खत्म कर दिया है, खजाना को खत्म कर करके बंदर बाट कर करके और डिफेंड करने आए हैं सरकार को। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये आए हैं केंद्र की सरकार को डिफेंड करने के लिए। बर्बाद कर दिया झारखंड को भी और देश को भी बर्बाद कर दिया। जीएसटी जब लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि भाई राज्यों का इसमें अपना हिस्सा होगा। जीएसटी का अमेंडमेंट जब 2016 में 101 अमेंडमेंट लाया गया था, उस वक्त भी विरोध था। जीएसटी जब बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जीएसटी लागू किया जाए, कितने परसेंट पे जीएसटी इनको पता है? पूछिए इनसे। कितने परसेंट पे जीएसटी लागू करने की बात की? ये कितने परसेंट पे इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया? जरा ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं जीएसटी। अरे आप बंद करिएगा तब तो बताएंगे। बंद तो करो यार, आपके पास है ही नहीं। लूट के तो बर्बाद कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया। जनता तुमको सही जगह पर दिया। अच्छा सुनिए तो, जनता सही मेरी बात सुनिए। आप थोड़ा सुनिए ना, बहुत हो गया, चिल्ला लिए। सुनिए मेरी बात, बैठिए, बहुत चिल्ला लिया आप। जनता सही जगह पर बैठा। मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी ना। जीएसटी और मेरी बात ढांचे में अंतर नहीं पता है। दोनों का ऑडियो डाउन करवा दूंगा। मेरी बात आप सुन लीजिए पहले, मेरी बात आप सुनिए तो। एक तरफ पाकिस्तान तौसीफ भाई दूसरी तरफ यहाँ झारखंड को आरती उतारिए ना आप लोग पाकिस्तान को। मेरी बात सुनिए सरोज जी, मेरी बात सुनिए। एक मिनट तौसीफ भाई, एक मिनट। जीएसटी में यह कहा गया कि अगर हमें जीएसटी कलेक्शन में घाटा होता है तो 14% की दर से हम राज्यों को देंगे। सरोज भाई ये बात आपको मालूम होगा। वित्त मंत्री ने इसी को लेकर के सवाल उठाया कि जब जीएसटी लागू हुआ राज्यों को भरोसे में लिया गया, संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य ने केंद्र ने राज्य को भरोसे में लिया, कहा कि भाई अगर जीएसटी कलेक्शन में नुकसान होता है तो 14% की दर से आपको हम पे करेंगे। अभी यही वक्त है, इससे बुरा वक्त तो आ नहीं सकता। इस वक्त में 14% की दर से जो था कि राज्य मांग रहा है उस जीएसटी को, अब रामेश्वर उरांव जी भी यही कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप भरोसा तोड़िएगा तो ये जो संघीय ढांचा है आप पर कैसे विश्वास करेगा कोई राज्य? बताइए सरोज जी, कैसे विश्वास करेगा कोई राज्य? इस पे आप कल भी चर्चा किए हैं, सारी बातें आ चुकी है। संघीय आपने जीएसटी और संघीय ढांचे को जोड़ने की बात कही ना, मैं वही जोड़ा हूँ ना, ये जोड़ रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए सही जोड़ रहे हैं, गलत नहीं जोड़ रहे हैं। अरे इन्होंने तो कहा ही, अरे यार इसको बंद करो यार, बीच में क्या बोलता है आदमी? एक मिनट मेरी बात देखिए, ये मेरी डिबेट है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरी डिबेट है, ये मेरी डिबेट है। आप बोलते ये मेरी डिबेट है ना, ये मैं बैठे हुए हैं ना तौसीफ भाई, ना ये मैं क्या बोल रहा है? ठीक है क्या बीच में? अरे ठीक है, लेकिन ये देखिए ये मेरी डिबेट है, यहाँ पर कम से कम तहजीब की बीच में बोले क्या? हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। तौसीफ भाई आपको मैं वक्त दे रहा हूं। इनका बोले क्या? नहीं छोड़िए, आप चलिए, आप जवाब दीजिए। हाँ आप बोलिए कि कैसे विश्वास करेगा कोई राज्य आप पर? आप आगे कोई नियम लेकर के आएंगे फिर आप? अरे आप ऐसा बोल रहे विश्वास करेगा। अरे ये देश, एक चीज हमको बताइए कि आज जो कोरोना के काल के कारण, ये कोरोना के महामारी के कारण क्या
ये केंद्र, क्या केंद्र कह रहा है कि हम राज्य को रॉयल्टी नहीं देंगे? क्या झारखंड ही है रॉयल्टी के लिए? पूरे देश में और राज्य नहीं है, केवल झारखंड ही है? ऐसी हालत, मेरी बात खजाने की हालत तो झारखंड की है ना ना सर, कि आप एक लाइन में ही हमको क्वेश्चन करिएगा, एक लाइन बोलेंगे और आप हर बात ही वैसा बोलेंगे, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप एक लाइन बोल रहे हैं, ऐसी बात बोलेंगे तो मैं सवाल तो करूंगा। उसके बाद जितना क्वेश्चन करना है करते रहिए। चलिए बोलिए, चलिए बोलिए। एक लाइन बोल रहे हैं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे ज्यादा वक्त मैंने आप ही को दिया बोलने के लिए, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं। उठा के देख लीजिए ना, आप समय नहीं दिया, बीच चलिए में बोलिए, क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए बोलिए। सवाल ये है कि आप, केंद्र ने क्या कहा कि हम रॉयल्टी नहीं देंगे, जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं देंगे, ये तो नहीं कहा। अभी जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कम आया है, केंद्र को भी राज्य को भी। केंद्र को भी कलेक्शन नहीं आया है, पैसा आया नहीं, आता तो राज्य को देता। ऐसा थोड़े है कि कह रहा है कि हम राज्य को नहीं देंगे, केंद्र ऐसा थोड़े है कि राज्य को पैसे नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि भाई पैसा नहीं आया, जो अभी देश में पूरे दुनिया में जो कोरोना का महामारी है, आर्थिक मंदी, ऐसा नहीं कि जीडीपी केवल भारत का गिरा है, जीडीपी पूरे दुनिया में गिरा है, सब देशों का। ठीक है, किसी का 30 गिरा, किसी का 22 गिरा, किसी का 25, सबके जगह जीडीपी गिरे हैं। तो जब मंदी में पैसे कम आए, कलेक्शन कम आया है, जीएसटी का पैसे आए नहीं, तो नहीं आए तो उन्होंने कहा कि भाई अभी पैसे आए नहीं तो कहां से देंगे, केंद्र कहां से देगा? आप कह रहे हैं। तो उसी पर जो कल जो बात बता रहे थे कि केंद्र ने, जो आप लोगों ने चर्चा की, 2 ऑप्शन दिए हैं केंद्र, दो ऑप्शन जो दिए हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन दिए हैं कि भाई हम आपको पैसे दे देंगे, आप लोन पे ले लीजिए। ठीक है, लोन पे ले लेंगे तो उसका इंटरेस्ट इनको देने की बात है, तो ये बात हो सकती है कि भाई लोन दोनों चुका दे, दोनों करे, उस पे बात हो सकती है। लेकिन सवाल है कि ये कहाँ कह रहा है कि राज्य को पैसे नहीं दिए जाएंगे? ये तो बात हो नहीं रही है कि राज्य को जीएसटी के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल है कि केवल इसी का बहाना बना के, उस दिन भी चर्चा यही हो रहा था, अब ये विषय दूसरे जगह लेके चले गए। अब केंद्र ने क्या क्या काम किया है तो अभी गिनवाने के लिए तो समय नहीं, तो कहिए तो गिनवा दे क्या क्या काम किया है, और इनका कुकर्म क्या है वो भी कहिए तो गिनवा दे। सवाल वो है कि केंद्र अच्छा, कुकर्म का बात छोड़िए। हाँ सर, बोले बोले, कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, सुन लिया जाए उनका। हाँ बोले बोले कत्यायन जी। नहीं, अब ये तो घूम फिर कर ये कब्र खोदने लगते हैं। ये कब्र खोदने से तो हम लोग का कोयला जो खोद के चला गया है उसका बात कीजिए ना भाई। वो तो कह रहे हैं कि ये कोयला हम लोग का नहीं है, इसमें सबसे तो इनको तो इस शब्द से ये एतराज है कि ये झारखंड का कोयला आप कैसे कह सकते हैं, तो पूरे देश का कोयला है। कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो संघीय ढांचा झारखंड का नहीं है, कत्यायन साहब धनबाद जिले का है, वैसे कहिए ना, वही तो कह रहे हैं ना, यही तो संघीय ढांचा है। तब धनबाद नहीं, झारखंड का कैसे हो गया? तो बोलेगा जिला मेरा है, मेरा पंचायत है, पंचायत जिला परिषद के अध्यक्ष कहेंगे कि मेरा है। चुपचाप रहिए, बात मत घुमाइए। बात कहाँ घुमा रहे हैं आप? वही यही बात हो रही है ना, यही बात हो रही है ना। कोल्हान का जिला परिषद के चेयरमैन कहेंगे मेरा है, पलामू का तो है नहीं। अच्छा सरोज जी, मुझे इजाजत दे, तो मैं आप अगर गुस्सा है ना तो मैं फिर आप क्योंकि गुस्सा हो जा रहे हैं, मैं काउंटर करूं एक सवाल बोल रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं वही दे रहा हूं। हाँ बताइए। मैं वही, मेरा सवाल वही है, धनबाद से कोयला निकला, आप कह रहे हैं कि धनबाद जिला परिषद में मेरा है। हाँ, अब सुनिए, धनबाद से कोयला निकला, धनबाद के स्थानीय लोगों को आप वहां रोजगार देंगे क्या? पलामू के लोगों को बुला के वहां रोजगार दीजिएगा? मिलता ही है वहां के लोगों को रोजगार है। मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब फिर उस पर विषय नहीं है, उस पर तो मैंने कभी नहीं है ना, कहा तो अधिकार नहीं मिलेगा। आप विषय समझे नहीं कहा कि आप बात ही नहीं समझना, या तो आप बात समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते, या तो आप बात समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। आप दूसरे विषय पे समझे नहीं। धनबाद जो भाषा, अरे हुजूर, धनबाद को उसका अधिकार मिलेगा, ये कह रहा हूं मैं ना, उस पर कहाँ दिक्कत है? तो वही कह रहा हूं मैं, तो धनबाद तो वैसे ही राज्य मांग रहे हैं कि भाई मेरा अधिकार हमको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अच्छा फिर एक बात बताइए, अधिकार की तो बात नहीं कर रहे, उस पे हम कहाँ? अरे अधिकार की तो बात है पूरी, अधिकार की तो बात है, गजब की बात कर रहे हैं आप। अधिकार की तो बात चला रहे हैं, पूरा देश हम चला रहे हैं। ये सवाल ये है ना, ये सवाल ये जो भाषा है वो संघीय ढांचा पे हमला है। नहीं, मुझे भी वही डर लग रहा है कि सरोज भाई बुरा मान जा रहे हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं है। क्या डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं सरोज भाई, नहीं ऐसा नहीं है नहीं। आप लोग देखिए फंस गए हैं, इसमें फंस गए हैं और कुछ है नहीं, तो आप बात नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज ये है, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम देंगे, तो कब देंगे? जब राज्य की जनता मर जाएगी तब ये पैसा देंगे।
पीएम केयर फंड में पैसा जो इन्होंने जमा किया, हाँ, जिस तरह से जमीन एक्वायर करके कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं दिया, तो पीएम केयर फंड में इन्होंने पैसा जमा कर उसी कितना पैसा इन्होंने जमा किया ये इनको मालूम होगा। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो क्या उससे ये पैसा कह रहे हैं ना कि आप कर्ज ले लीजिए। आप बताइए, कई बार ऐसा मौका देखने को मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से कर्ज लिया है और कर्ज लेकर के काम को किया है ये कई बार, इसको तो झुटला नहीं सकते सरोज भाई। अभी हाल में तो जब ये पेंडेमिक आप कह रहे हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे देश में और राज्य में फैल रहा है, एक तरफ कोरोना से बचने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार पैसा मांगता है, अपना बकाया पैसा मांगता है, तो आप तिलमिला क्यों रहे हैं? तिलमिला। और कोई भी आदमी, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट और किसी भी पंचायत की जमीन पे अगर किसी तरह की कोई भी मिनरल्स निकलता है तो उसका हक बनता है कि पहले हम नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं, अब मैं कोट कर रहा हूं, पहले उसका हक बनता है नौकरी के लिए, चाहे 4th ग्रेड में दे, चाहे वो जिस लायक हो, 4th ग्रेड में, चाहे वो ऑफिशियल ग्रेड में जिसमें भी दे। तो अगर मुख्यमंत्री जी या कोई भी किसी भी पार्टी का सत्ता पक्ष पार्टी के प्रवक्ता की ये बात कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं जिन पे निशाना ये कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के पार्टी के प्रवक्ता ने जो अगर ये बात को रेखांकित किया है, दर्शाया है, बताया है, तो उसमें कहां गुनाह है? वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है कि मेरा राज्य है, मेरे राज्य से इस पूरे देश का 34 से 35% मिनरल्स का जितना रेवेन्यू है यहां से जाता है 5,000 करोड़ रुपया, यहाँ थोड़ा मोड़ा नहीं होता है जो यहाँ से जाता है या नहीं जाता है, इसको तो आप झुठला नहीं सकते हैं। या ठीक है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसको झुठला नहीं सकते हैं। अगर कोई भी आदमी बेबस है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है, प्रदेश को चलाना है, अगर किसी तरह की आपदा होती है, सबसे पहले आप उंगली उठाएंगे कि भाई यहाँ कोरोना से इतने लोग मर गए, क्या कर रही है सरकार? अरे सरकार के पास पैसा ही नहीं दे रहे हो भाई, सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना पहले ही खाली आप कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सरकार कहां तक वो सक्षम होगी उस चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए? ये सवाल है। तो इस सवाल पे तिलमिलाना नहीं चाहिए, इस सवाल का समस्या का समाधान करना चाहिए। और वित्त मंत्री ने जो बात को कहा, ये सही बात है। आपने कहा था कि हम देंगे, और कल फिर कहते क्या है, मीटिंग में परसों जो भी मीटिंग हुई होगी उसमें आप कहते हैं कि आप कर्ज ले लीजिए, और कर्ज जो लीजिएगा उसका जो लोन होगा, लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो आप भरिए उसको। हम ये क्या मतलब है भाई? ये तो एक नॉन सीरियस परफॉर्मेंस केंद्र का नॉन सीरियस परफॉर्मेंस है ये, चाहे वो वित्त मंत्री का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का फेलियर हो। बिल्कुल। कात्यायन साहब, वक्त हमारे पास कम है, आपसे बहुत कम बात हो पाई, अपनी बात रखें सर। बोलिए। बोलें सर, बोलें। ये तो महाजनी प्रथा वाली बात, हाँ, ये तो महाजनी प्रथा को फिर से लागू करने में लगे हुए हैं। इनको पता ही नहीं, याद ही नहीं है कि हमारे जो शिबू सोरेन दिसम गुरु हैं वो तो महाजनी प्रथा के विरोध में लड़ने वाले से ही शुरू किए। इनको ये भी पता नहीं है कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव महाजनी प्रथा के विरोध में लड़के ही को ये आंदोलन खड़ा किए थे बहुत पहले 1855 में। आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, यहाँ तो 1855 में ही हम लोग चालू हो गए थे। अब फिर से ये कह रहे हैं कि लोन ले और लोन पर उसका सूद भी दे दो। वाह, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। अरे भाई, आप कोई राजा महाराजा तो है नहीं, ये तो प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में आपको प्रजा का बात सुनना है। मान लेते हैं कि तंत्र का ज्यादा हिस्सा आपके पास दिल्ली में है, लेकिन प्रजा तो भाई झारखंड में है ना, तो प्रजा की बात सुननी पड़ेगी आपको। और कोऑपरेटिव को हिंदी में सहयोग बोलते हैं। तो सहयोग का क्या मतलब होता है? झारखंड तो इसी बात पर खड़ा है। हमारा जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है वो आधा से ज्यादा राज्य हमारा 5वीं अनुसूची में है। आप तो यहाँ जमीन भी नहीं ले सकते हैं 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में, जब तक ग्राम सभा वाले लोग आपको जमीन देने के लिए तैयार ना हुए। तो फिर आप क्या बात करते हैं?
हमारा तो स्ट्रक्चर पहले ही से बना हुआ है। अरे जल जंगल जमीन हमारा है, इसी बात को बोलकर हम लोग आए। कभी नहीं हम लोगों ने कहा कि मेरा है, और हमारा में तो पूरा देश भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप हम ही को ही लात मार के किनारे कर दीजिएगा। इतना दिन से आप दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 से आप हमको मेरे जमीन को लेकर उसका पैसा कितने लोगों को नहीं दिए, मेरा सामाजिक ढांचा को आप तोड़ मरोड़ कर रख दिए। तो कब बात करेंगे? इसी आधार पर तो हमारा झारखंड बना। और झारखंड का मूल मंत्र क्या है? जल जंगल जमीन हमारा है के अलावा भी हम कहते हैं कि सामूहिकता, सहभागिता और सहयोग, कोऑपरेशन की बात तो आदिवासियों की संस्कृति में ही रची बसी हुई है। ये क्या सिखाएंगे हमको कि किस तरह से कोऑपरेशन किया जाता है, किस तरह से सहयोग किया जाता है। और इनको तो जोहार बोलने में भी तकलीफ होती है। अरे कोऑपरेशन करना है तो जोहार तो बोलना शुरू कीजिए, कम से कम तिलका माझी को इज्जत तो करना शुरू कीजिए। आप 1857 की बात करते हैं, आजादी की लड़ाई, तिलका माझी तो 1784 में शुरू हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों नहीं बोलते आप? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सरोज जी से जवाब ले लेते हैं। सरोज जी देखिए, सवाल है कि जितना कात्यायन साहब सुना रहे हैं, अब तो आपके पास समय भी नहीं और उस सारी बातों पर उनको मैं जवाब दे सकता था। अब समय नहीं है तो आप कहिएगा काटिएगा। बहस हो रहा था संघीय ढांचा पे, बहस को लेके कहां चले गए, और आप केंद्र को जैसे इस तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे लग रहा है केंद्र मालिक है और यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो रैयत है, और मालिक से मांग रहे। अरे भैया, जितना अधिकार मैं तब तो कह रहा हूं ना कि उनको भी कुछ अधिकार है, आपको भी अधिकार है, और सब एक हैं। संघीय ढांचा यही तो है, संघीय ढांचा पे बहस नहीं कर रहे। लंबा लंबा दूसरा विषय पर कांग्रेस के मित्र भी बहस कर रहे हैं, और कात्यायन साहब भी कह रहे हैं कि तिलका माझी, और तिलका माझी, सिद्धू कानू और नहीं, वैसी बात नहीं है मालिक। और जोहार हमको बोलने में तकलीफ नहीं है, हमको बोलने में तकलीफ नहीं है। जो लोग झारखंड को देश का अलग राज नहीं होने दिए, अटल बिहारी वाजपेयी इस राज को अलग किए, और बिरसा मुंडा को भगवान जो है पूरा देश मानता है, केवल झारखंड के लोग नहीं, झारखंड तो मानता, हमारे तो भगवान है, पूरा देश मानते हैं। आप अलग मत करिए उनको, आप उनको अपना मत। अरे अर्जुन मुंडा जी से पूछ लीजिए, अर्जुन मुंडा जी से पूछ लीजिए ना, पूरा देश उनको मानता है, झारखंड तो छोड़ दीजिए। अर्जुन मुंडा से पूछ लीजिए कि मुंडारी भाषा में मालिक शब्द है कि नहीं। प्रथा से शुरू होकर के कहां तक चला गया? आप संथाली भाषा वाले लोग से पूछ लीजिए कि उसमें मालिक शब्द है कि नहीं। अरे मालिक शब्द, नौकर शब्द हमारे भाषा में ही नहीं है। केंद्र को भी पैसे नहीं आए हैं, केंद्र के पास भी ऐसा नहीं है कि जैसे लग रहा है कि केंद्र के पास झूठ बात, और तेल बेच के क्या कर रहे हैं? केंद्र के पास ऑप्शन है ना। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, केंद्र के पास ऑप्शन है, पैसे नहीं है, केंद्र के पास ऑप्शन है, झारखंड के पास ऑप्शन नहीं है, केंद्र के पास ऑप्शन है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ठीक है, उस पे बात हो सकती है ना, उसी पे तो बात हो रही है, और किस पे बात हो रही है? अरे बात तो आपका सुनिए, उस पे तो मैंने कहा तो कि भाई आप जो इसका लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है, उस पे बात मैं तो परसों से आपके चैनल में बोल रहा हूं कि इस पर बात हो सकती है कि भाई दोनों लोग चुकाए लोन के हिस्से को। सवाल है कि पैसे तो वहां पड़ा, अगर वहां पड़ा रहता आपको नहीं देते तब ना। आज जो है प्रधानमंत्री के, आज जो देश में जो भी प्रधानमंत्री के योजना चल रहे हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं चल रहे हैं, जो मुफ्त में अनाज दिए जा रहे हैं, दिसंबर तक जो मुफ्त में लोगों को अनाज दिया जा रहा है, जो गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, तो क्या झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहे हैं क्या? केंद्र सरकार तो कर रहा है। जो पैकेज जो अनाउंस किया गया है, जो पैकेज दिए गए हैं, उसका लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। केंद्र के भरोसे बैठे हैं, स्तर से कर रहा है, तो केंद्र के भरोसे बैठे हैं। और दूसरा एक बात और कि ये 24-2500 करोड़ का रॉयल्टी है, ये बार बार कह रहे खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक फाइनल कमेंट, चलिए वक्त कम हो गया, फाइनल कमेंट। नहीं, मैं बता रहा हूँ खजाना खाली है क्या? रघुवर जी के राज में खजाना फाइनल कमेंट का बजट था, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, आपको कुछ बोलना चाहिए। बजट में 2500 करोड़ से चलाइएगा, सारा काम ठप है। रघुवर जी 1 रुपया में रजिस्ट्री करके चला रहे थे, सड़कें बन रही थी,
किसानों के खाते में पैसे भी डाले जा रहे थे, अब सब बंद है, सब काम ठप है। आप क्या कर रहे हैं? 2500 करोड़ नहीं चलाइएगा क्या? चलिए चलिए चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया कात्यायन साहब आपका कि आपने वो बातें बताई जो बातें हमें समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कुल मिलाकर के बात अभी भी वहीं पर रह गई है कि क्या झारखंड का हक उसे मिलेगा? झारखंड का हक मिलना तो चाहिए, पर केंद्र दे कहां से? केंद्र के पास तो खुद भी पैसे नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर ढूंढना है। देखना यह है कि साथ बैठ करके और इन सवालों के जवाब दोनों सरकारें कैसे तय करती हैं, ताकि संघीय ढांचे की जो हम चर्चा कर रहे थे, शायद उस चर्चा को हमें फिर करने की जरूरत न पड़े। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।